हेलो फ्रेंड्स, कुणाल सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का मेरा मोटिव पॉइंट जो रहेगा कि कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार क्या करती है? बढ़ा देती है। क्या करती है? रफ्तार जो होती है वो बढ़ा देती है। इसी मोटिव के साथ हम लोग क्लास जो हमारा कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, हम लोग प्रीवियस में हम लोग इटली का एकीकरण हम लोग स्टडी कर चुके थे और आज हम लोग जर्मनी के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह जर्मनी का जो है उसका एकीकरण किया गया। ठीक है, और कौन कौन से उसके जो मुद्दे थे, जो मेन जो फोकस जो था, उस पर आज हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, और आप लोग को होप आप लोग बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे क्योंकि मैंने हर चीज़ बेसिक से स्टार्ट किया हुआ हूँ और आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग आता होगा पढ़ने में। ठीक है, तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। होप यू आर वेल और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये अब तो लॉकडाउन भी ख़त्म हो गई है, तो कोचिंग खुले या नहीं खुले, सारा व्यवस्था में हर चीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री ख़त्म होगी तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का उसका मैं सारा क्वेश्चन जो है मैं करवाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ रिवीजन भी कीजिए और कंटिन्यू अपना जो है और जो आप जो स्टाफ पढ़ रहे हैं उसको भी कंटिन्यू कीजिए क्योंकि मैं हर चीज़ मैं सबको लेके नहीं चल पाऊँगा। ओके ओके, चलते हैं, क्लास करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग इटली का एकीकरण के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टडी क्या करेंगे, किस तरह जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है, किस तरह जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो हम लोग, मेरा तो पढ़ाने का स्टाइल तो पता ही आप लोग को है कि मैं किस तरह पढ़ाता हूँ। मैं पहले जीके एंड फर्स्ट जो मैं है जीके एंड जीएस पे फोकस करता हूँ और सेकंड जो है हमारा मे पे फोकस करता हूँ। फिर उसके बाद मैं जो जर्मनी का जो एकीकरण जो है उसको मैं स्टडी करवाऊँगा। स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, स्टेप 3, ये तीनों जब आप स्टेप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो इससे जो है कोई भी क्वेश्चन जो है बाहर से बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मतलब कहाँ से बनेगा जब हम पूरा हर चीज़ को मैं क्लियर होकर पढ़ा रहा हूँ तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। ठीक है, और मैं बहुत दिन के बाद आज मैं अपना फेस दिखाया हूँ। ये हमारा एक्चुअल फेस है। ठीक है, और मैं वीडियो इसी तरह शूट करता हूँ। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि अब ब्लैक बोर्ड पर स्टडी करवाऊँ आप लोग को, डिजिटल ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, तो मैं कुछ समय के बाद मैं उसको भी ले लूँगा। ठीक है, अभी मैं अभी कंप्यूटर पे ही स्टडी करवा रहा हूँ। ठीक है, सो आप लोग बहुत ही एंजॉय कीजिएगा आज का लेक्चर। ठीक है, और चलते स्टडी करवाते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, जर्मनी के बारे में, वहाँ का जो समाचार एजेंसी क्या है। ठीक है, आप लोग नक्शा निकाल लीजिए। ठीक है, एटलस का जो है नक्शा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग हमेशा एटलस का नक्शा हमेशा साथ में रखिए। टेबल के पास हमेशा एटलस का नक्शा अनिवार्य है। ठीक है, निकाल के रखिए और चलते हैं, क्लास करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, यूरोप निकाल लीजिए। ठीक है, आई थिंक अगर जिसका 7th एडिशन होगा, ठीक है, सॉरी 8th एडिशन अगर जिसकी होगी तो आप लोग 55 पेज नंबर आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ पेज नंबर निकाल लीजिए। पेज नंबर
55, जिसका 8 एडिशन होगा, ठीक है, जिसका 8 एडिशन होगा एटलस का, ठीक है, वो इसका निकाल लीजिए, ठीक है। ये देखिए हमारा जर्मनी है, ठीक है, देखिए कहाँ पे जर्मनी हमारा है, यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा जर्मनी हो गया, ठीक है। थोड़ा मैं जर्मनी को थोड़ा मैं डीप कर देता हूँ, ठीक है। कहाँ तक मेरा जर्मनी है, ठीक है, ये देखिए जर्मनी, एक सेकेंड, हम लोग इटली देख चुके थे प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग जर्मनी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। किसके बारे में करेंगे स्टडी? जर्मनी के बारे में, ओके। ये देखिए, ये जो एरिया जो है वो क्या हमारा है, जर्मनी है, ठीक है। ये कौन सा एरिया हो गया, ये हमारा जर्मनी हो गया, ठीक है। जर्मनी के पूर्वोत्तर साइड में हमारा क्या है, जर्मनी के जो हमारा पूर्वोत्तर साइड में जो हमारा है कौन सा देश है, पोलैंड, ठीक है। और उत्तर साइड में क्या हमारा कौन सा देश है, नीदरलैंड, ठीक है। पश्चिम साइड में कौन सा देश है, बेल्जियम। और दक्षिण साइड में क्या है हमारा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये सारे देश, मतलब इसके साइड जो हैं, इसके जो आसपास के जो देश है, ये सारे देश हैं, ठीक है। तो चलते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं जीके की तरफ, ठीक है। जर्मनी का सॉरी, एक सेकंड, इसका कैपिटल क्या हो गया, ठीक है। जर्मनी का जो राजधानी जो है क्या होगी, जर्मनी का राजधानी क्या है हमारा, बर्लिन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, जर्मनी का राजधानी क्या है हमारा, बर्लिन, ठीक है। राजधानी क्या हो गया, बर्लिन, ठीक है। जर्मनी का राजधानी क्या है हमारा, बर्लिन, ठीक है। और यहाँ का जो समाचार एजेंसी है, ठीक है, समाचार एजेंसी किसका, जर्मनी का क्या है, जर्मनी का समाचार एजेंसी जो है, समाचार एजेंसी जो है, ठीक है, उसका नाम क्या है हमारा, DPA, ठीक है, DPA, ठीक है। जर्मनी का जो समाचार एजेंसी है उसका नाम क्या है, DPA, ठीक है। DPA, जर्मनी का जो समाचार एजेंसी है उसका नाम क्या है, DPA, और उसका कैपिटल क्या है, बर्लिन, ठीक है। उसका कैपिटल क्या है सॉरी, जर्मनी का जो कैपिटल क्या है, बर्लिन, ठीक है। जर्मनी का कोलोन शहर, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जर्मनी का जो फेमस जो उसका जो शहर है वो कौन कौन सा शहर है, ठीक है। जर्मनी का कोलोन शहर, यहाँ देखिए आपको दिखेगा कोलोन शहर, ठीक है। कोलोन शहर में क्या है, यहाँ पे क्या होता है, कोलोन शहर में बहुत ही यहाँ का फेमस है। यहाँ पे क्या होता है कि जो वहाँ के जो मोटर वाहन होते हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ के जो मोटर वाहन जो होते हैं, ठीक है, मोटर कार जो होते हैं,
ठीक है। जैसे कि वहाँ पे मोटर कार से एग्जांपल ले लीजिए, हमारा मर्सिडीज़ हो गई, ठीक है, मर्सिडीज़ वगैरह जो है, ठीक है, मर्सिडीज़ जो लग्जरी जो कार जो होते हैं, यहाँ पे क्या है, बर्लिन में क्या है, यहाँ पे इंडस्ट्री का यहाँ पे क्या है, हब है, ठीक है। यहाँ पे क्या इंडस्ट्री का यहाँ पे क्या है, हब है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग देखा जाए एक तौर पे बर्लिन कोलोन शहर में बहुत ही फेमस यहाँ पे है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि इंडस्ट्री जो है मोटर्स कार का, ठीक है, लग्जरी कार का, यहाँ पे बहुत ही हर पार्ट्स यहाँ पे मिल जाएगा आपको, हर चीज़, ठीक है, विथ लो क्वालिटी, ठीक है, सॉरी लो क्वालिटी नहीं, लो बजट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, हमारा नेक्स्ट जो शहर है हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जर्मनी के जो उत्तरी भाग में, आप देखिए जर्मनी के जो उत्तरी भाग में आपको दिखेगा डेनमार्क, ठीक है। ये देखिए आप लोग को दिखेगा डेनमार्क। डेनमार्क जो है वो किसकी है, वो जर्मनी का है, ठीक है। जो डेनमार्क जो है, ठीक है, वो किसका है, जर्मनी का। और इसका जो कैपिटल क्या है, इसका जो कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन, ठीक है। इसका कैपिटल क्या है, कोपेन ठीक है। इसका जो कैपिटल जो है क्या है, कोपेनहेगन, ठीक है। डेनमार्क का राजधानी क्या है, कोपेनहेगन, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये जर्मनी का, ठीक है, ये जर्मनी इस पर अधिकार किया हुआ है, ठीक है। और बोला जाता है कि दुनिया की जो सबसे छोटा देश में से एक है, ठीक है। डेनमार्क जो है दुनिया में जो है सबसे छोटा देशों में से एक है, लेकिन बताया गया है कि इस डेनमार्क ने दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप पर कब्जा कर रखा है, ठीक है, ठीक है। दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप जो है, इस पे यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसने कब्जा किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखेगा ग्रीनलैंड, ठीक है। क्या किया हुआ है, इसने कब्जा किया हुआ है, ओके। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि ग्रीनलैंड पे, ठीक है, ग्रीनलैंड पे ऐसा बताया गया है क्योंकि ग्रीनलैंड पे, ठीक है ना, ठीक है, ग्रीनलैंड पे 90% क्या है, यहाँ पे क्या है, बर्फ़ है, ठीक है। ग्रीनलैंड पे जो है क्या है, 90% जो है क्या है, वहाँ पे बर्फ़ है। कितना परसेंट, 90%। ओनली क्या है, 10% ही जो रिमेनिंग जो है लैंड है। और यहाँ पे जो जनसंख्या जो है, ठीक है, यहाँ पे जो जनसंख्या है वो क्या है, बहुत ही क्या है, यहाँ पे कम है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर जहाँ पे 90% जो ग्रीनलैंड ही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वहाँ पे जनसंख्या जो वृद्धि है वो क्या होगी, कम ही होगी, क्योंकि रिमेनिंग जो है 10% ही जो बचा है, लैंड बचा है, तो लैंड 10% पे उतना जो है ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, ठीक है, उतना जो है ऑक्यूपाई जो होती है वो नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई जो है ये इस तरह किया गया है, ठीक है, दैट्स वाई इसलिए ऐसा किया गया है, ठीक है। और बताया गया है कि जो ग्रीनलैंड जो है, ठीक है, बताया गया है कि जो ग्रीनलैंड जो है वो, ठीक है, ग्रीनलैंड जो है वो राजनीतिक रूप से जो होती है वो क्या है, यूरोप की है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा कि जो ग्रीनलैंड जो है,
ग्रीनलैंड जो है वो जो है राजनीतिक रूप से, ठीक है, किसका है अधिकार है, वो यूरोप का अधिकार है, ठीक है, किसका अधिकार है, यूरोप का। बट क्या है, भौगोलिक तौर पे, ठीक है, भौगोलिक तौर पे किसका अधिकार है, वो किसका अधिकार है, उत्तरी अमेरिका का, ठीक है, किसका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, भौगोलिक रूप से किसका अधिकार है, उत्तरी अमेरिका, और राजनीतिक रूप से किसका अधिकार है, यूरोप का, ठीक है, किसका अधिकार है, यूरोप का। राजनीतिक रूप से किसका अधिकार है, यूरोप का, और भौगोलिक रूप से किसका अधिकार हो जाएगा हमारा, उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हम लोग हैं। इसी में हम लोग देखेंगे कि जो, ठीक है, यहाँ पे पर्वत नहीं दिख रहा है, एक्चुअली मैंने वो वाला मैप्स नहीं लिया है। कौन सा मैप है, फिजिकल मैप्स नहीं लिया है मैंने, पॉलिटिकल मैप ले लिया है। तो आप लोग उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिजिकल मैप में आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ का जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत जो है वो एक्चुअली ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ठीक है। यहाँ की जो है रान नदी सबसे बड़ी, ठीक है, व्यस्त नदी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक पर्वत है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ठीक है। यहाँ जर्मनी में कौन सी पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, जो कि बहुत ही फेमस पर्वत है जर्मनी की, और ठीक है। और यहाँ की जो राइन नदी है, ठीक है, यहाँ की जो राइन नदी है, कौन सी नदी, राइन नदी, जो किस प्रकार नदी है, सबसे ये बेस्ट नदी है, ठीक है। राइन नदी जो किस प्रकार की नदी है, वो बेस्ट नदी है, ठीक है। राइन नदी जो है वो किस प्रकार नदी है, वो बेस्ट नदी है। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो बेस्ट नदी है, ठीक है। सॉरी, राइन नदी क्या है, वो बेस्ट नदी है, और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है जर्मनी की बहुत ही फेमस नदी है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसको आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप हर चीज़ को लिखिए, कंटिन्यू कीजिए लिखना, ठीक है। जब तक आप लिखिएगा तब तक आप लोग याद नहीं होगा। हमेशा मैं कहता हूँ कि मैं बहुत पढ़ा दूंगा, लेकिन उसका क्या रिवीजन आप लोग नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। लिखने पे ज़्यादा कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके, चलते आगे। क्या है, वहाँ के जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वहाँ की क्या, ठीक है, वहाँ की जो फेमस पर्वत है, और वहाँ की जो राइन नदी है वो क्या है, वहाँ की बहुत ही व्यस्त नदी है। राइन नदी किस प्रकार नदी से आता है, वो व्यस्त नदी के नाम से आता है, ठीक है। और आप लोग देखिएगा कील नहर, ठीक है, कील नहर जो है वो उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को क्या करता है, वो जोड़ता है, ठीक है। कील नहर जो है वो क्या करता है, उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को क्या करता है, वो जोड़ता है। ये देख लीजिए यहाँ पे मेरा बाल्टिक सागर जो हो गया, और क्या, उत्तर सागर, ठीक है। ये दोनों को कौन जोड़ता है, कील नहर, ठीक है, कील नहर जोड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आया था एसएससी में कि बाल्टिक सागर और उत्तर सागर को कौन नहर जोड़ता है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कील नहर। कील नहर जो है बाल्टिक सागर और उत्तर सागर को जोड़ता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे।
पूछता हूँ एक क्वेश्चन कि वहाँ का जो ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से किसका अधिकार है? ठीक है, बताइए कमेंट में। और भौगोलिक रूप से किसका अधिकार है? ठीक है, राजनीतिक रूप से किसका अधिकार है और भौगोलिक रूप से किसका अधिकार है? ओके, इसका आंसर कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं स्टुटगार्ट्स। ठीक है, स्टुटगार्ट जो है वो जर्मनी में है। ठीक है, यहाँ देखिए स्टुटगार्ट, जो फेमस जो जगह जर्मनी की है वो हम लोग चलेंगे। ठीक है, स्टुटगार्ट हो गया और म्यूनिक। दो चीज़ देखिए, हम लोग बाल्कन में पढ़ चुके थे। ठीक है, इसका जो कैपिटल हो गया बाल्किन। ठीक है, और यहाँ का देख लिए स्टुटगार्ट पढ़ लिए हैं, थोड़ी पढ़ेंगे। और म्यूनिक, ठीक है, और लजमबर्ग। ठीक है, ये सारा जो है जर्मनी की जो है और कोलोन। ठीक है, 1 2 3 4 5 जो है ये जर्मनी क्या है, फेमस जगह है। और ठीक है, डेनमार्क। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो स्टुटगार्ट में, ठीक है, 1907 भारत का पहला तिरंगा किसने फहराया था? ठीक है, 1907 में, ठीक है, भारत का जो तिरंगा है किसने फहराया था? कौन था वो? मैडम विकाजी कामा। ठीक है, मैडम विकाजी कामा। ठीक है, वो प्रथम महिला थी जिसने भारत का तिरंगा 1907 में कहाँ पे, जर्मनी के स्टुटगार्ट में इसने फहराया था। ठीक, इसने फहराई थी। कहा जाता है कि जब मैडम विकाजी कामा जब जर्मनी के जो स्टुटगार्ट में जब ये झंडा फहरा रही थी, तो वहाँ पे क्या है कि इंटरनेशनल सम्मेलन वहाँ पे हो रहा था। ठीक है, वहाँ पे क्या है कि स्टुटगार्ट में क्या हुआ था, वहाँ पे इंटरनेशनल सम्मेलन वहाँ पे हो रहा था। ठीक है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे इंटरनेशनल सम्मेलन हो रहा था। तो उसमें क्या है कि उस सम्मेलन में मैडम विकाजी कामा भी वहाँ पे गए हुए थे। और वहाँ पे क्या किया कि मैडम विकाजी अपना जो देश का जो तिरंगा है, इंडिया का तिरंगा है, वहाँ पर ब्रिटेन के वहाँ पर जहाँ पे ब्रिटेन भी उस समय सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, ठीक है, क्या था वो, सम्मेलन में भाग लिया था। कब? ठीक है, उस समय जो है मैडम विकाजी कामा उस इंटरनेशनल सम्मेलन में भाग लेती है और ब्रिटेन भी उस सम्मेलन में भाग लेता है। ठीक है, मैडम विकाजी कामा ने उसने क्या किया कि जो ब्रिटेन का जो फ्लैग था, ठीक है, मान लीजिए ये फ्लैग है ब्रिटेन का, तो उसी के फ्लैग के सामने इंडिया का जो है वो फ्लैग लगा दिया। ठीक है, इंडिया का फ्लैग उसी के फ्लैग के सामने लगा दिया, जिससे क्या है कि बहुत ही मतलब बवाल उत्पन्न हो गया कि मतलब क्यों इस तरह से मतलब किया गया है, मतलब उसके सामने इंडिया का फ्लैग क्यों रखा गया है। ठीक है, तो समझिए कि ये बहुत ही मतलब बड़ी क्रांतिकारी थी। मतलब इतना करना जो प्रथम जो है, सोचिए कि 1907 में जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तो पहले ये प्लानिंग कर चुकी थी कि ये पहले ही ये मतलब डिज़ाइन बना के रख चुकी थी कि जब ये ऐसा होगा तो मैं इस तरह से मतलब काम करूँगा। ठीक है, सोचिए कि उस समय कितना बड़ा ये फेमस थी ये। तो कहा जाता है कि क्रांति का जनक भी हम लोग कहते हैं इसे। ठीक है, और मैडम विकाजी कामा एक ऐसा मतलब स्वतंत्रता सेनानी थी जो कि मतलब आप सोच सकते हैं कि ये मतलब एक फौलाद थी। ठीक है, देखिए क्यों थी, क्योंकि वो जर्मन से क्या करती थी, मतलब जर्मन में, क्योंकि वो जर्मनी में रहती थी, तो वहाँ से क्या है कि गुड़िया भेजती थी। ठीक है, गिफ्ट के तौर पे, मतलब जो है इंडिया में, ठीक है, गिफ्ट के तौर पे, ठीक है, इंडिया में कर देती। ठीक है, वो गिफ्ट के तौर पे इंडिया में, ठीक है, इंडिया में गुड़िया भेजती थी।
ठीक है, क्या भेजते थे? गुड़िया। सोचिए कि गुड़िया कौन भेजेगा? गुड़िया भेजते थे, लेकिन उस गुड़िया में पता है क्या रहता था? उस गुड़िया में रहता था बंदूक। बंदूक, ठीक है, मतलब गन। ठीक है, सोचिए कि ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास, मतलब जो है भारत के पास उस समय गन नहीं था। गन था, ठीक है, बट क्या था, उस गन का जो रेंज जो होता है, ठीक है, जो उस गन का जो रेंज होता है वो क्या था, वो बहुत ही मतलब मिनिमम दूरी पे ही वो मार कर सकते था। ठीक है, मार कर सकता था। बट जो मैडम विकास जी जो गामा जो है, वो जो गिफ्ट में भेजी थी गुड़िया, तो उस गुड़िया के अंदर क्या थे? बंदूक। ठीक है, ठीक है, उसकी जो बंदूक की जो रेंज थी, ठीक है, उसकी जो बंदूक की रेंज जो क्या थी, वो उसकी मैक्सिमम थी। ठीक है, उसकी जो दूरी मारने की क्षमता थी बहुत ही उसकी मैक्सिमम थी, जिससे क्या है कि वो बहुत बड़ी मतलब क्रांतिकारी, मतलब हम लोग उसे कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वही बात है कि जब वो कोई भी गिफ्ट भेजती थी तो बंदूक में जो था वो मतलब गन के तौर पे ही, ठीक है, वो भेजे, और उसका जो रेंज था बहुत ही ज़्यादा दूर तक था। ठीक है, और जो हमारा जो यहीं पे जो है मैं बताया था अभी, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, उत्तर सागर और बाल्टिक सागर, ठीक है, उत्तर सागर और बाल्टिक सागर, सॉरी आज मैं तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, कौन जोड़ता है? ये कील नदी। ठीक है, कौन जोड़ता है? ये कील नहर। ठीक है, और ये कील नहर जो किसका है? ये जर्मनी का ही है। ठीक है, ये जर्मनी का अधिकार किया हुआ है। और दुनिया में से जो सबसे ज़्यादा पानी वाले जो जहाज़ जो है, शिप जो है, ठीक है, वो कहाँ पे ही जाती है? ठीक है, कील नहर के से जाती है। कहाँ जाती है वो? कील नहर से जाती है। ठीक है, दुनिया का जो सबसे ज़्यादा जो शिप जो है, ठीक है, कहाँ जाती है वो? इसी कील नहर से जाती है। ठीक है, इसी कील नहर से ये जाती है। ओके, ये यहाँ देखिए आपको दिख जाएगा कील नहर। मैं दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं कि आप मत सोचिएगा कि मैं दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारा कील नहर है। ठीक है, ये क्या हमारा? कील नहर। कील नहर को जोड़ने वाले दो सागर कौन है? कौन हो जाएगा? उत्तर सागर और बाल्टिक सागर। उत्तर सागर और प्लस बाल्टिक, बाल्टिक सागर। ठीक है, कील नहर को जोड़ने वाले दो सागर कौन हो गए? उत्तर सागर और बाल्टिक सागर। ओके, और मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जर्मनी की जो सबसे व्यस्त नदी कौन है? ठीक है, सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है या व्यस्त नदी कौन है? ठीक है, जिसे हम लोग बीजी नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग साफ नदी भी कहते हैं। ठीक है, कौन सी नदी हो गई? राइन नदी। ठीक है, राइन नदी, राइन नदी। ठीक है, ओके, अब हम लोग चलते हैं इसके किस तरह मतलब जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ये हमारा मैप्स, ठीक है, हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, एकीकरण। जर्मनी का जो एकीकरण जो हुआ था, किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये है बिस्मार्क। ठीक है, जर्मनी का जो एकीकरण जो किया था,
किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, बिस्मार्क देखिए यही है। ठीक है, जर्मनी का जो एकीकरण जो किया था वो किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, चलते हैं आगे हैं, बिस्मार्क के बारे में देखते हैं। बिस्मार्क जो पर्सा के जो शासक थे वो कौन थे? विलियम प्रथम थे। ठीक है, जर्मनी का जो एकीकरण जो किया था किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। और बिस्मार्क जो पर्सा के जो शासक थे वो कौन थे? विलियम प्रथम थे। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि जो जर्मनी का जो पर्सा के जो शासक कौन थे? विलियम प्रथम थे। ठीक है, विलियम प्रथम का ठीक है का प्रधानमंत्री था। ठीक है, यही जो क्या थे विलियम प्रथम का जो क्या थे ये प्रधानमंत्री भी था। और देखा गया है कि जो जर्मनी का जो सबसे शक्तिशाली जो राज था वो क्या था? प्रसा था। ठीक है, पूछता है हमेशा क्वेश्चन कि जो जर्मनी का जो सबसे शक्तिशाली राज जो है वो कौन सा है? प्रसा है। ठीक है, बिस्मार्क जर्मनी का जो एकीकरण जो है प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। ठीक है, बिस्मार्क जो है जर्मनी का जो एकीकरण जो है ठीक है वो किसके नेतृत्व में चाहता था? वो प्रसा के नेतृत्व में वो चाहता था। ठीक है, चलते नेक्स्ट देख लीजिए, प्रसा के नेतृत्व में वो चाहता था। विलियम ठीक है, विलियम प्रथम लोग कहते हैं। विलियम को जर्मन संघ ठीक है, विलियम को जर्मन संघ के सम्राट ठीक है का ताज जो है वो कब मिला था? 8 फरवरी 1871 ईस्वी को पहनाया गया था। क्या जर्मन संघ के सम्राट का ताज जो है वो कब पहनाया गया था? 8 फरवरी 1871। ठीक है, 8 फरवरी 1871 को ठीक है सम्राट का ताज ठीक है इसे पहनाया गया था। बिस्मार्क को सबसे अधिक ठीक है भय किसे था? वो फ्रांस से था। ठीक है, बिस्मार्क को जो सबसे अधिक जो भय था वो फ्रांस से था। ठीक है, बिस्मार्क को जो सबसे अधिक जो भय था वो फ्रांस से था। देखिए मैप में। ठीक है, ये हमारा जर्मनी हो गया। ठीक है, और ये फ्रांस। देखिए इसका जो बॉर्डर जो है वो इस तरह है। ठीक है, ये देखिए जर्मनी का जो बॉर्डर है। ठीक है, ये देखिए इसे टच किया हुआ है। ठीक है, जो जर्मनी का जो था बिस्मार्क सॉरी जो विलियम था उसको जो सबसे ज़्यादा भय जो था किसे था? वो फ्रांस से था। ठीक है, सबसे ज़्यादा भय जो था किसे था? वो फ्रांस से था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। जर्मनी की ठीक है, जर्मनी में जो राष्ट्रपिता थी ठीक है संदेश वाहक जो है वो कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए मैं वही जो फोकस करूँगा जो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से ही क्वेश्चन आए, ओनली फॉर एग्ज़ाम पॉइंट व्यू। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, ज़्यादा पढ़ा देने से कुछ नहीं होता है। आप वही पढ़ें जिससे क्वेश्चन आए। ठीक है, चलते हैं। जर्मनी में जो राष्ट्रपिता थी ठीक है जो संदेश वाहक जो थे वो कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट थे। कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट थे। जर्मनी में आर्थिक जो है राष्ट्रवाद का पिता किसे कहते हैं? फ्रेडरिक लिस्ट को कहते हैं। ठीक है, आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता कौन है? फ्रेडरिक लिस्ट। ठीक है, जर्मनी के जो आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता हैं वो कौन है? फ्रेडरिक लिस्ट। ठीक है, वो कौन है? फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी का जो आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता है वो कौन है? फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। और संदेश वाहक किसे कहते हैं हम लोग हैं? नेपोलियन बोनापार्ट को। संदेश वाहक
किसे कहते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट को। जर्मनी जो है राष्ट्रसभा की जो डायट के नाम से भी उसे जाना जाता है। ठीक है, जर्मनी जो है राष्ट्रसभा के डायट के नाम से भी जाना जाता है। यह फ्रैंकफर्ट में होती है। कहाँ पे होती है? यह जो है फ्रैंकफर्ट में होती है। ठीक है, ये फ्रैंकफर्ट में ये होती है। कहाँ होती है ये? जर्मनी जो है जो राष्ट्रसभा है, जर्मनी के जो राष्ट्रसभा को क्या कहते हैं? डायट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह जो है फ्रैंकफर्ट में होती है। कहाँ पे होती है? फ्रैंकफर्ट में होती है। 1815 से लेके 1850, कहाँ तक? 1815 से लेके 1850 के बीच, ठीक है, जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रेलिया का अधिपत्य हुआ था। ठीक है, जर्मन साम्राज्य का ऑस्ट्रेलिया पर क्या हुआ था? अधिपत्य हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? 1815 से लेकर 1850 तक क्या हुआ था? जर्मनी, ठीक है, जर्मनी साम्राज्य पे क्या हुआ था? ऑस्ट्रेलिया का अधिपत्य क्या हुआ था? जर्मनी पर अधिपत्य जो हुआ था किसका हुआ था? ऑस्ट्रिया का हुआ था। ठीक है, मैप में देख लीजिए, आपको दिखाता हूँ मैप। ठीक है, ये हमारा जर्मनी हो गया और जर्मनी के देखिए पास जो हमारा हो गया ये ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया का जो चांस, ठीक है, किसका था? 1815 से लेके 1815 से लेके 1850। ठीक है, 1815 से लेके 1850 तक, ठीक है, बीच जो है जर्मन साम्राज्य पर क्या हुआ था? ठीक है, जो हमारा जर्मन साम्राज्य था इस पे जो अधिपत्य हुआ था किसका था? ऑस्ट्रिया का था। किसका था? ऑस्ट्रिया पर। ठीक है, ऑस्ट्रिया का था। ठीक है, और हम लोग जो आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता हम लोग किसे कहते हैं? आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता हम लोग फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। ठीक है, पिता जो है आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहते हैं? फ्रेडरिक लिस्ट को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? फ्रेडरिक लिस्ट को कहते हैं। ओके, चलते हैं आगे। ठीक है, किसे कहते हैं? फ्रेडरिक लिस्ट को कहते हैं। ठीक है, फ्रेडरिक लिस्ट को कहते हैं। ठीक है, जर्मनी में जो राष्ट्रीयता का जो संदेश वाहक थे वो कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट थे। ठीक है, जर्मनी के जो राष्ट्रीयता, ठीक है, जर्मनी के जो राष्ट्रपिता जो थे, ठीक है, जर्मनी का जो जर्मनी के जो राष्ट्रपिता का जो संदेश वाहक थे वो कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट थे। ठीक है, कौन थे हमारा? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट थे। ठीक है, कौन थे ये? नेपोलियन बोनापार्ट। सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता कौन थे? फ्रेडरिक। ठीक है, कौन थे वो? फ्रेडरिक लिस्ट को। ठीक है, आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता, ठीक है, वो कौन था? फ्रेडरिक लिस्ट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मैं हर चीज़ लिख के चलूँगा। ठीक है, फ्रेडरिक लिस्ट। देखिए मेरा, देखिए क्या है कि मेरा मेंस भी हो रहा है। ठीक है, आप जितना लिखिएगा उतना आपका मेंस स्ट्रांग होगा। ठीक है, आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता कौन है? फ्रेडरिक लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट मेरा, आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता कौन है?
फ्रेडरिक लिस्ट, और राष्ट्रता का जो संदेशवाहक है कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट जो है जर्मनी का जो है राष्ट्रीय सभा को क्या कहते हैं? डायट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय सभा, राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता है? उसे डायट, डायट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता है? उसे डायट के नाम से जाना जाता है, या फ्रैंकफर्ट में होती है। ये कि डायट जो होती है वो किस में होती है? फ्रैंकफर्ट में होती है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट में होती है। ठीक है, राष्ट्रीय सभा जो है, राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम से जाना जाता है और ये फ्रैंकफर्ट में होती है। किस टाइप की होती है ये फ्रैंकफर्ट में होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है हमारा है कि 1815 से लेके 1850। ठीक है, 1815 से लेके 1850, 1815 टू 1850 इसमें बताया गया है कि इसके बीच जो है, ठीक है, जो जर्मन साम्राज्य पे है, ठीक है, जर्मन साम्राज्य, ठीक है, पर क्या हुआ था? इस पे क्या है? ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ठीक है, ऑस्ट्रिया का, ठीक है, इस पे क्या था? ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ओके, इस पे क्या था? ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ओके, लिख लीजिएगा कि 1815 से लेकर 1850 तक जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ठीक है, किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलते हम लोग हैं। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है वो कौन है? मेटरनिख था। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया 1815 से लेकर 1850 तक, इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में जर्मन साम्राज्य पर जो ऑस्ट्रिया का अधिकार था, और ऑस्ट्रिया को जो चांसलर था, ठीक है, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था उसका नाम क्या था? मेटरनिख। ठीक है, मेटरनिख। ठीक है, मेटरनिख था। ओके, क्या था नाम उसका? मेटरनिख था। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था उसका नाम क्या था? मेटरनिख था। नेक्स्ट पॉइंट चलते हम लोग हैं कि जो हमारा एकीकृत जर्मन जो राष्ट्र था के निर्माण में राके, बोमोर, लसर इत्यादि दार्शनिकों का ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन कौन थे? पहला थे हमारे राके, दूसरा थे हमारे बोमर, तीसरा थे हमारा लसर। ठीक है, मैं जो थे ये तीन थे, राके, बोमर, लसर। ठीक है, और सारे थे, ठीक है, और जो थे बहुत थे, लेकिन जो ये तीनों जो है ये दार्शनिक रूप से, ठीक है, दार्शनिक रूप से ये जो हैं बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी जर्मनी का राष्ट्रीय एकीकरण करने के समय में। ठीक है, बताया जाता है कि जो हमारा फ्रैंकफर्ट जो संविधान, ठीक है, फ्रैंकफर्ट जो संविधान जो है, जिसे हम लोग डायट के नाम से जाना जाता है, जिसे राष्ट्रीय सभा के नाम से जाना जाता है, वो फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन हुआ था कब? वो हुआ था फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन हुआ था 1848 में किया गया था। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, फ्रैंकफर्ट संविधान का जो गठन जो हुआ था, फ्रैंकफर्ट संविधान
का जो गठन जो हुआ था, ठीक है, जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1848 ईस्वी में ये गठन किया गया था, ठीक है। 1848 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। फ्रैंकफर्ट संविधान का गठन कब हुआ था? 1848 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, ठीक है। देखिए किस तरह जो है जर्मन जो है वो, ठीक है, इस तरह से क्या हुआ था यहाँ पे, इस तरह से यह लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। बताया जाता है कि जो हमारा बिस्मार्क प्रसा के जो शासक थे, वो जो विलियम प्रथम जो थे, उसके जो शासन काल में जो प्रसा का जो रक्षा मंत्री थे वो वान रून एवं सेनापति जो कौन थे? वान माल्टेक थे, ठीक है। विलियम प्रथम के शासनकाल में जो प्रसा के जो रक्षा मंत्री थे, ठीक है, प्रसा के जो रक्षा जो मंत्री थे, ठीक है, प्रसा के जो रक्षा मंत्री थे वो कौन थे? वान रून थे, ठीक है। प्रसा के जो रक्षा मंत्री थे कौन थे? वान रून थे। और उसके जो सेनापति थे, ठीक है, उसके जो सेनापति थे वो कौन थे? वान माल्टेक थे। कौन थे? वान माल्टेक थे, ठीक है, वान माल्टेक, ठीक है, वान माल्टेक। विलियम प्रथम जो है के शासनकाल में प्रसा के जो रक्षा मंत्री थे कौन थे? वान रून थे। और उसके जो सेनापति थे वो कौन थे? वान माल्टेक थे। ओके, रब कर दूं। 23 सितंबर 1862। कब? 23 सितंबर 1862, ठीक है। क्या किया गया था? बिस्मार्क को, ठीक है, बिस्मार्क को चांसलर घोषित किया गया था, ठीक है। क्या बनाया गया था? चांसलर बनाया गया था, ठीक है। 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क को क्या किया गया था? इसे चांसलर बनाया गया था, ठीक है। और बताया जाता है कि जो बिस्मार्क का जो जन्म हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था? 1 अप्रैल 1815 ईस्वी में। कहाँ पे? वेडनबर्ग में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? वेडनबर्ग में हुआ था। ओके, कब हुआ था? 1815 में इसका जन्म हुआ था बिस्मार्क का, ठीक है। बस इसका डेट याद रखिए और इसका जगह याद रखिए। कहाँ पे? वेडनबर्ग, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है ये। वेडनबर्ग, ठीक है, वेडनबर्ग। ओके, 23 सितंबर 1862। ओके, 23 सितंबर 1862, ठीक है। बिस्मार्क को चांसलर घोषित करता है और 1815 में इसकी क्या होती है? इसकी जन्म होती है। कहाँ पे? वेडनबर्ग के जगह पे इसकी जन्म होती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हर चीज़ आप लिख के चलिए, ठीक है, मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। सोचिए, जो हमारा विलियम प्रथम है, ठीक है, विलियम प्रथम को, ठीक है, विलियम प्रथम को बिस्मार्क को क्या कहा था? बाजीगर कहा था। बिस्मार्क को, ठीक है, बाजीगर कहा था।
विलियम प्रथम को बिस्मार्क ने क्या कहा था? बाजीगर कहा था। ठीक है, इसकी जन्म कहाँ हुई थी? वेडनबर्ग में इसकी जन्म हुई थी। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। ठीक है, क्या कहा था? बाजीगर। बाजीगर ओ बाजीगर, वो गाना है ना बाजीगर फिल्म में। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को क्या कहा था? बाजीगर कहा था। विलियम प्रथम जो है, ओके, बिस्मार्क ने, ठीक है, विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को क्या कहा था? बाजीगर कहा था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सेरोजीवा, ठीक है, सेरोजोवा, एक जो युद्ध हुआ था वहाँ पे, ठीक है, वो कौन सा युद्ध था? सेरोजोवा, सेरोजेवा के जो युद्ध हुआ था, ठीक है, ये युद्ध कब हुआ था? 1866 में। 1866 में इसका युद्ध हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे क्या किया? आत्मसमर्पण कर लिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1866 में। और इस युद्ध का नाम क्या था? सेरोजोवा। इसमें ऑस्ट्रिया ने क्या किया था? ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे क्या किया था? इसने समर्पण कर लिया। ठीक है, क्या किया? ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे समर्पण कर लिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया ने क्या किया था? प्रसा के आगे इसका समर्पण कर लिया। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था? 1866 में हुआ था। एक युद्ध हुआ था, इसका नाम क्या था हमारा? मैं लिख देता हूँ, हट से मैं लिख के चलूँगा। ठीक है, सेरेजोवा। ठीक है, सेरेजोवा 1866 में युद्ध हुआ था, सेरोजोवा। ठीक है, इसमें हुआ था कि ऑस्ट्रिया ठीक ना, ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे क्या किया था ना? प्रसा के आगे क्या किया? इसने आत्मसमर्पण कर लिया था। ठीक है, समर्पण कर लिया। ठीक है, 1866 में एक युद्ध हुआ था। ठीक है, उस युद्ध का नाम क्या है? सेरोजोवा युद्ध। ठीक है, उस युद्ध का नाम क्या है? सेरोजोवा युद्ध। ठीक है, और उस युद्ध में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, और विलियम प्रथम उस समय उसके, ठीक है, वहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। और क्या हुआ था कि ऑस्ट्रिया ने वहाँ पे क्या किया? वो आत्मसमर्पण कर लिया। ठीक है, और इसके बाद बताया जाता है कि 1866 के जो सेरोजोवा की युद्ध के बाद, ठीक है, एक संधि किया जाता है। ठीक है, उस संधि का नाम क्या है? प्राग संधि। ठीक है, उस संधि का नाम क्या है? प्राग संधि। ठीक है, क्वेश्चन में से पूछता है कि किस संधि के तहत, ठीक है, किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया को प्रसा में शामिल किया गया था? कौन संधि था वो? प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया को प्रसा में शामिल किया गया था। कब? 1866 को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं।
इसको लिख लीजिएगा, टॉप कर दूं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांस एवं प्रसा के बीच, ठीक है, एक युद्ध हुआ था 1870, ठीक है, 1870 में एक युद्ध हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच में, फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध का नाम क्या था? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध हुआ था, और उस युद्ध का नाम क्या था? नाम क्या था वो उस युद्ध का? सेरेनोवा, ठीक है। और उसी तरह क्या है कि फ्रांस और प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध हुआ था? सेरेजोवा, ठीक है। और नेक्स्ट जो युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच में था, ठीक है, 1870 में हुआ था। और इस युद्ध का नाम क्या था? इस युद्ध का नाम था सेडान, ठीक है, सेडान, ठीक है। इस युद्ध का नाम क्या था? सेडान, ठीक है। कब हुआ था? 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। किसमें क्या है कि, ठीक है, ये युद्ध हुआ था। और बताया जाता है कि जो नेपोलियन तृतीय ने, ठीक है, नेपोलियन तृतीय, ठीक है, नेपोलियन तृतीय, ठीक है, नेपोलियन थर्ड, ठीक है, नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के आगे, ठीक है, नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के आगे क्या किया? 1 सितंबर, ठीक है, प्रसा के आगे, ठीक है, 1 सितंबर 1870, ठीक है, इसने क्या किया? आत्मसमर्पण कर लिया, ठीक है, आत्मसमर्पण कर लिया। ओके, नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के आगे 1870 में क्या किया? इसने आत्मसमर्पण कर लिया, ठीक है। 1870 के युद्ध को क्या हम लोग कहते हैं? सेडान का युद्ध। और 1866 के युद्ध में क्या कहते हैं हम लोग? सेरेजोवा का युद्ध, ठीक है। सेरेजोवा के युद्ध में 2 देश शामिल थे, एक थे प्रसा और थे एक ऑस्ट्रिया। और जो सेडान के युद्ध में जो युद्ध हुआ था उसमें 2 देश शामिल थे, एक फ्रांस थे और एक प्रसा थे। फ्रांस का युद्ध ये जो हुआ था, सेडान का जो युद्ध हुआ था 1870 में हुआ था, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि नेपोलियन थर्ड जो हैं वो प्रसा के आगे 1870 में क्या किया? उसने आत्मसमर्पण कर लिया। ओके, चलते आगे, रब कर दो। ओके, बिस्मार्क ने क्या किया? बिस्मार्क जो है बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट, ठीक है, बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट, ठीक है, बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट जो हैं विलियम प्रथम, बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट, ठीक है, बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का क्या किया था? राजाभिषेक किया था। किसके महल में किया था? वर्साय के राजमहल में किया था, ठीक है। किसके महल में किया था? वर्साय के राजमहल में किया था,
ठीक है, मैं लिख देता हूँ। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट जो थे, ठीक है, बिस्मार्क जो कहाँ के थे, वो जर्मनी के सम्राट तो थे ही, ठीक है। वो विलियम प्रथम का किसने किया, ठीक है, विलियम प्रथम का, ठीक है, वो राज अभिषेक किया था, ठीक है। विलियम प्रथम का क्या किया था इसने, राज अभिषेक किया था। क्या किया था, राज अभिषेक किया था, ठीक है। किस महल में किया था, वसाय के महल में किया था, ठीक है। कहाँ पे किया था, वसाय के महल में किया था। मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार। बिस्मार्क ने, ठीक है, बिस्मार्क जो है ठीक है, बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट जो हैं, ठीक है, बिस्मार्क जो हैं जर्मनी के सम्राट जो हैं, जर्मनी के जो सम्राट हैं, ठीक है, जर्मनी के जो सम्राट जो हैं वो कौन है, विलियम प्रथम, विलियम प्रथम, ठीक है। इसका जो राज अभिषेक किया था, ठीक है, राज्याभिषेक जो किया था, ठीक है, वसाय के राजमहल में किया था, ठीक है, वसाय के राजमहल में किया था इसका राज्याभिषेक। चलते नेक्स्ट पॉइंट हमारा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 1871 में हुई थी, फ्रांस और प्रसा के बीच में हुई थी। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि जो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी, ठीक है, फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी कब हुई थी, 1871 में हुई थी, ठीक है। और इस संधि में क्या हुई थी, फ्रांस और प्रसा के बीच में हुई थी, ठीक है, फ्रांस और प्रसा के बीच में, ठीक है, इस संधि को किया गया था, फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 में, फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। अब हम लोग चलते हैं लास्ट पॉइंट जो है इस वीडियो का, सूडान के युद्ध में, ठीक है, सूडान का जो युद्ध हुआ था, जर्मनी का एकीकरण किया गया, ठीक है। सूडान के युद्ध के बाद, ठीक है, जब सूडान की युद्ध ख़त्म हुई, ठीक है, उसके बाद क्या है, जर्मनी का एकीकरण किया गया। क्या किया गया, जर्मनी का एकीकरण किया गया, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि जब सूडान का युद्ध ख़त्म हुआ, ठीक है, लिख लीजिएगा, जब जो है सूडान का युद्ध सूडान के युद्ध के बाद, ठीक है, क्या हुआ, जर्मनी को, सॉरी, सूडान के युद्ध के बाद क्या किया, जर्मनी को एकीकरण किया गया। ओके, जब सूडान का युद्ध हुआ उसके बाद क्या है, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण किया गया। ओके, ये हमारा जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ है वो आज हम लोग ख़त्म किए।
ठीक है, हर चीज़ को मैंने मेंशन करते हुए चला है। ठीक है, और आप लोग ध्यान से जो जो मैं लिखवाया हूँ उसको आप ध्यान से लिखिए और उसको समझिए मैंने क्या बोला है। ठीक है, उसका देखिए हर सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि मैंने हर चीज़ को लेके चला हूँ। ये फ़ोटो मैं इसलिए लगाया हूँ कि आप लोग इस फ़ोटो को देख के आपको एक अनुभव लगेगा कि नहीं, इस किस तरह जो है जर्मनी का जो एकीकरण जो हुआ था, ठीक है, वो इसी इसी की तरह हुआ था। ठीक है, ये सारा जो फ़ोटो है ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट फ़ोटो है। ठीक है, देखा जाता है कि देखिए ये हमारे यही है, बिस्मार्क जो हमारा जो है ये है। ठीक है, बिस्मार्क जो ही ने, ठीक है, विलियम प्रथम को क्या किया था इसने, ठीक है, विलियम प्रथम को क्या कहा था इसने, विलियम प्रथम को, ठीक है, बिस्मार्क ने ही, ठीक है, जर्मनी के जो सम्राट थे विलियम प्रथम का जो क्या किया था, राज्याभिषेक किया था। और इसे किसके कहाँ पे किया था, वसाई के राजमहल में किया गया था। ये देखिए बिस्मार्क हो गया और ये हमारा विलियम प्रथम हो गया। ओके, थैंक यू। और इसी को हम लोग क्या कहे थे, हम लोग वाजीगर भी कहे थे। ठीक है, वाजीगर कहे थे। ठीक है, विलियम प्रथम को। ओके, थैंक यू, अपना ध्यान रखिए और इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।